तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपना रोटेशनल मोशन। तो मुझे नेक्स्ट बताना चाहिए आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? बिल्कुल वैसा ही जैसा अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखा था। क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी और द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। Similarly, according to law of conservation of angular momentum, in the absence of external torque, the angular momentum of the body or the system remains conserved. वहाँ ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स था, रोटेशनल मोशन में अपने फोर्स के जगह टॉर्क बोलते हैं, वहाँ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं या एंगुलर मोमेंटम। तो यदि इफ टाउ इज इक्वल टू 0, एक्सटर्नल टॉर्क ना हो तो एल क्या होता है? कांस्टेंट। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, बहुत इजीली आप प्रूव भी कर सकते हो। तो आप लोग को ये तो पता ही है ना, हमने रिलेशन देखा टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क इज इक्वल टू आपने देखा था dl बाई dt। टॉर्क क्या था भाई? एंगुलर मोमेंटम क्या था? एल का आपने रिलेशन ड्राइव करवाया था नहीं? आपने एंगुलर मोमेंटम एल आई और ओमेगा में रिलेशन देखा था कि नहीं? डी एल इज इक्वल टू क्या एल इज इक्वल टू क्या देखा था? आई इंटू ओमेगा। फिर आप इसको दे डिफ्रेंशिएट करते हो डी डी टी ऑफ एल, तो राइट हैंड साइड पर क्या जाता है? डी डी टी ऑफ आई इंटू ओमेगा। तो ये हो जाएगा डी एल बाई डी टी। यहाँ पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट हो जाता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी आ जाएगा, तो डी एल अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई। डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है? अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, और आई इंटू अल्फा क्या होता है? टॉर्क। तो आपने ये रिलेशन टॉर्क, तो ये आपको पता था। अब जब अपन ये लॉ बोल रहे हैं बच्चों कि टाउ, इफ टाउ इज इक्वल टू 0, अब टाउ 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा? dl अपॉन डी टी इज इक्वल टू भी 0 होगा, क्योंकि टॉर्क dl बाई डी टी के इक्वल होता है। और डिफरेंशिएशन में आप देख चुके हो किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है? कांस्टेंट का। इसका मतलब l क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो यदि टॉर्क एब्सेंट होगा तो एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा? कांस्टेंट। अच्छा एक और बात, L इज इक्वल टू अपन ने क्या देखा था? I इंटू ओमेगा। तो जब L कांस्टेंट, इसका मतलब I इंटू ओमेगा भी क्या होगा? कांस्टेंट। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट अपॉन I। इसका मतलब ओमेगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहेगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम रहेगी। अब इसका मतलब क्या है? तो जैसे ये राउंड टेबल होती है, अब इसके ऊपर मान लीजिए सपोज कोई इस तरीके से व्यक्ति खड़ा है, ऐसा अपने हैंड्स को आउट स्ट्रेच करके, और मान लीजिए उसके हाथ में यहाँ पर डंबल्स हैं, और ये जो राउंड टेबल है ये इस तरीके से अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो स्वाभाविक है ये जो है व्यक्ति खड़ा है अपने हैंड्स का आउट स्ट्रेच करके, डंबल्स उसके हाथ में, वो भी राउंड टेबल के साथ घूमेगा। तो इस वक्त यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलोगे तो अपन को मालूम ये इसका मास और ये आर ज्यादा है, तो आई इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। मास यहाँ है, इसका भी मास ये है, ये r है, तो यहाँ पर जाएगा mr स्क्वायर, ये भी जाएगा mr स्क्वायर, तो I इज इक्वल टू जाएगा 2 mr स्क्वायर। अब जब ये घूम रही है टेबल, एक बार आपने घुमा दिया, टेबल अपने आप से घूम रही है, अब आप कोई टॉर्क नहीं लगा रहे हैं, असली व्यक्ति ने खड़े खड़े ऐसा आउट अपने हैंड्स का आउट स्ट्रेच करके क्या कर दिया? फोल्ड कर दिया। रेडियस क्या कर दिया? कम। रेडियस कम करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? कम। तो जब I कम होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यही जो व्यक्ति है टेबल पर फास्ट रोटेट करने लगेगा, हैंड को आउट स्ट्रेच करेगा, स्लो रोटेशन होगा,
यही हैंड्स को ऐसा फोल्ड कर लेगा, फास्ट हो जाएगा। और ये तुम लोगों ने देखा भी है प्रैक्टिकली, मुझे मालूम है तुम लोग ने ऐसे आइस स्केटिंग होती है तो पर्टिकुलर ऐसे स्टेडियम टाइप का बनता है छोटा सा, उसमें एक वो स्केट करने वाली लड़की आती है, बहुत तेजी के साथ स्केटिंग करती है, और फिर स्केटिंग करते 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 वो एक से इस तरीके से अपने पैर को एक जगह पर पॉइंट कर लेती है और अपनी बॉडी को ऐसे, ये पैर, ये उसके हैंड्स, ये ऐसे हैंड्स और ये, और इस तरीके से वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस के अबाउट, देखा होगा आपने। और फिर देखते 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 वो अपने हैंड्स को ऐसे फोल्ड कर लेती है, ऐसे ऊपर कर लेती है, और पैर को भी, मतलब ये जो पैर है अपने, जो उसने एक फैला के रखा था और एक पैर यहाँ, वही पैर को यहाँ पर फोल्ड कर लेती है, या हैंड्स को इस तरीके से कर लेती है। तो आपने देखा होगा बहुत फास्ट रोटेशन होने लगता है। आर की वैल्यू उसने क्या कर दी, काफी रिड्यूस कर दी, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कम हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसलिए उसका रोटेशन क्या हो जाता है, काफी फास्ट हो जाता है। तो ये किस पर बेस्ड है, ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। उसको जब वो घूमना चालू करती तो कोई अलग से आके उसको तेज नहीं घुमाता है, वो एक ही जगह घूम रही होती है और उसी घूमते घूमते अपने पैर को क्या जो उसने आउट स्ट्रेच करके रखा था फोल्ड करती है, हैंड्स को फोल्ड करती है, और उसकी एंगुलर स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर देती है, डिक्रीज। ऐसे तुम लोगों ने वहां भी देखा होगा जो बोर्ड जंप करते हैं लड़के, आपने देखा होगा जो लड़के स्विमिंग पूल पर बोर्ड जंप करते हैं, ये बोर्ड होता है, यहां से जब कूदते हैं यहाँ पर स्विमिंग पूल में तो ये ऐसे ऐसे ये यहां से बोर्ड के ऊपर कूदते जंप से, और फिर यहां से ऐसा, तो वो एक्चुअली कूदते समय एक्चुअली में क्या करते हैं, अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेते, पैर जो थे वो ऐसा मोड़ लेते, यहां से पकड़ लेते, है ना, ये ऐसे। तो उस कंडीशन में ये क्या हो गया भाई, रेडियस काफी कम कर लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, कम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो उसके टर्निंग बढ़ जाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट आप लोग को देखना चाहिए केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर ने 3 लॉ दिए हैं। उसने फर्स्ट लॉ ये बोला कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं ऑन एन इलिप्टिकल पाथ। फर्स्ट लॉ क्या दिया, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन एन इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ में इलिप्स है, ये इलिप्स आप लोग ऐसा देखे भी, आप लोग को मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, ये लाइन कहलाती है, ये सर्किल कहलाता है, ये पैराबोला कहलाता है, और ये इलिप्स होता है। ये इलिप्टिकल पाथ है, और सन की जो पोजीशन है वो इलिप्स में 2 सेंटर होते हैं, उसमें से एक सेंटर, उनको सेंटर ना बोलकर फोकस बोलते हैं, तो एक फोकस पर सन की पोजीशन है, ऐसा उसने फर्स्ट लॉ में बताया। सेकेंड लॉ ये था कि ये जो सन और प्लैनेट उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसकी जो एरियल स्पीड होती है, एरियल स्पीड dA/dt, जैसे अपन बोलते हैं ना वेलोसिटी, तो स्पीड क्या बोलते हैं अपन, dx/dt, तो dA/dt क्या हो जाएगा, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब एरियल स्पीड। तो ये जो एरियल स्पीड होती है वो कांस्टेंट बताया था। और थर्ड ये था कि इस प्लेनेट का जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। ये 3 लॉ दिए उसने। फर्स्ट लॉ ये बोला, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड सन ऑन एन इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज वन ऑफ इट्स फोकी। 2 फोकस हैं तो उसमें से हाँ प्लूरल है तो एक सिंगुलर के लिए अपन फोकी वर्ड यूज करते हैं। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड सन ऑन एन इलिप्टिकल पाथ
एंड सन इज वन ऑफ इट्स फोकी, इस इलिप्टिकल पाथ के फोकस पर। यहां पर सन की पोजीशन है। ये तो हो गया फर्स्ट लॉ। सेकंड उसने बोला कि सारे प्लैनेट्स की जो एरियल स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। तो ये जो प्लैनेट है वो सन के साथ को ज्वाइन करने पर जो बात करें तो ये जितना एरिया, मान लीजिए टाइम dt है, उसमें कितना एरिया कवर हुआ, ये dA। तो जब ये प्लैनेट यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, तो उस वक्त भी एरियल स्पीड सेम रहेगी। मतलब जितना एरिया dt टाइम में ये d एरिया है तो यहां भी ऐसे रहेगा, सेम टाइम में इतना ही एरिया। अब डिस्टेंस बढ़ गया प्लैनेट का, तो स्वाभाविक है सेम एरिया कवर करने के लिए प्लैनेट यहाँ कैसा चलेगा, स्लो चलेगा। जब पास आएगा फास्ट चलेगा, तब तो सेम एरिया कवर होगा। तो सेकंड ये बोला एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। और थर्ड ये बोला उसने द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये प्लैनेट का सन से जो डिस्टेंस है यदि r है तो प्लैनेट जो है उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r³ के। ये 3 लॉ उसने बताए। तो फर्स्ट लॉ क्या बोला उसने, फर्स्ट लॉ केपलर्स लॉ, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड सन ऑन एन इलिप्टिकल पाथ एंड सन ऑफ इट्स वन फोकी। Second, the aerial speed of planets remains constant. Or third, the square of time period of revolution of planet is directly proportional to cube of its distance from the sun. This is Kepler's law for planetary motion. देखो डिस्टेंस यदि ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। टाइम पीरियड ज्यादा का मतलब स्लो रिवॉल्यूशन। What is time period? Time taken to complete one revolution. किसी को वन रिवॉल्यूशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है मतलब कैसा कर रहा है, वो स्लो मूव कर रहा है ना। और किसी को पूरा वन रिवॉल्यूशन में कम टाइम लग रहा है मतलब फास्ट मूव कर रहा है, मतलब टाइम पीरियड कम है। टाइम पीरियड कम कब होगा, द स्पीड हाई रहेगी। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, मतलब वो कैसा चलेगा प्लैनेट, स्लो। लेकिन जब वो पास में जाएगा तो डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस r कम होगा तो t भी कम हो जाएगा। t कम का मतलब ये कैसे चलेगा, फास्ट, राइट। तो लिख लीजिए केपलर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन। तो बच्चों अपन को नेक्स्ट देखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर बॉडीज। रेगुलर मतलब जिनका रेगुलर शेप रहता है, क्योंकि अभी तो ऐसे फिर अपन को बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जिनमें इरेगुलर शेप रहेगा, पर उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अपन को इनकी जरूरत पड़ती है। तो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर बॉडीज अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब जैसे फर्स्ट मैंने बोला सॉलिड रेक्टेंगुलर लेमिना, मतलब कोई प्लेट है रेक्टेंगुलर ऐसी। अब इसमें सेंटर ऑफ मास में आपसे क्वेश्चन करूंगा कहाँ होगा, तो स्वाभाविक इसमें सेंटर उसी पॉइंट पर होगा जहां पर अपन पूरी बॉडी को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो इसका पॉइंट वो कहाँ होगा जहां पर पूरी बॉडी का मास कंसंट्रेट होगा, तो डेफिनेटली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। इसके जो डायगोनल्स होते हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। यहां पर आप बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, ये पॉइंट। और यदि इसके अबाउट इस बॉडी को पूरा रोटेट करेंगे ऐसा, एक्सिस यहां फिट कर दें आर पार, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है। तो ये जो रेक्टेंगुलर लैमिना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, यदि इस एक्सिस के अबाउट आप पूरी प्लेट को रोटेट करते हो तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप यूज करोगे ये यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर m जो है वो है मास ऑफ प्लेट, l जो है वो लेंथ ऑफ प्लेट, और b क्या है, ब्रेड्थ, राइट। अच्छा ये हो गया पूरा प्लेट का। लेकिन जरा सोचो इसी प्लेट की यदि ब्रेड्थ 0 कर दी जाए तो रॉड बन जाएगी। ये जो रॉड है उसमें लेंथ है, ब्रेड्थ नहीं है।
मतलब ये जो पूरी प्लेट थी इसकी पूरी ब्रेड्थ यदि आप 0 कर दी तो फिर ये रॉड भर बन जाएगी फिर। तो इसी में यदि यही फॉर्मूला आप याद कर लें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं। बी की वैल्यू 0 रख दो तो आई इज इक्वल टू क्या जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12। एम मतलब मास ऑफ रॉड, एल लेंथ ऑफ रॉड, और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट है, इस रॉड के ये मिड पॉइंट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट में होगा, और यहां से यदि अपन एक्सिस पास करते हो इसके अबाउट यदि रॉड को रोटेट करेंगे तब अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। नेक्स्ट है आपका रिंग, सर्कुलर रिंग। रिंग, अभी मैं सुन रहा था कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ये रिंग और डिस्क में क्या फर्क है। रिंग मतलब तुम लोगों ने देखा होगा, देखा भाई तुम्हारे पास पहने कड़ा पहने, तो ये जो ऐसा रहेगा उसको आप रिंग बोलोगे, रिंग। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, कोई जरूरी नहीं है सरफेस पर हो, इसका सेंटर ऑफ मास यहां रहेगा, बॉडी के आउटसाइड। आप जैसे आप लोग देखते हो प्रैक्टिकली, जो आप लोग की साइकिल होती है, साइकिल में रिंग होता है कि नहीं, और एक्सिस जो है वो बीच में लगी रहती है, उसके अबाउट आप रोटेट करते हो, तो उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, स्पोक्स लगा देते हैं, स्पोक्स के थ्रू उसको कनेक्ट करते हैं पूरे रिंग को, और फिर उस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करता है। तो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां पर होगा, रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr²। लेकिन इसी रिंग को यदि आप ऐसे रोटेट करें, ये ऐसा अबाउट डायमीटर, मतलब आपने यहां पर एक रॉड पूरी वेल्ड कर दी ऐसी, और इस रॉड के अबाउट आप इसको रोटेट कर रहे हो, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके अबाउट होगा, अबाउट डायमीटर। तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ mr²। क्या होता है बच्चों, हाफ mr²। अब नेक्स्ट सर्कुलर डिस्क। अब डिस्क और रिंग में क्या डिफरेंस, रिंग ऐसा होगा, डिस्क कैसी होगी, डिस्क मतलब प्लेट जिसमें आप पोहा खाते हो ना, वही, वो पूरी डिस्क हो गई, और उसमें यहाँ पर आप पॉइंट लगा दो और यहाँ पर रॉड है ऐसा पूरा फील्ड है, उसके अबाउट पूरा रोटेट करो पूरी प्लेट को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है हाफ mr²। और इसी प्लेट को आप यदि ऐसा रोटेट करोगे, यहाँ पर ऐसा रॉड लगा के इसका अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 mr²। फिर सॉलिड सिलिंड्रिकल रॉड, यदि इस रॉड को, सिलिंड्रिकल रॉड है, उसको आप ये y एक्सिस के अबाउट यदि रोटेट करते हो आप, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू m इंटू l²/12 प्लस r²/4। यहाँ पर m जो है मास है इसका, l लेंथ है, और r जो है रेडियस है। लेकिन आपने ऐसी एक्सिस फिट कर दी है, जैसे ड्रम है, ड्रम को आप, सॉलिड ड्रम पूरा भरा हुआ, उसको आप रोटेट कर रहे हो इस एक्सिस के अबाउट ऐसा, तो ये तो पूरा सॉलिड हो गया, तो डिस्क का फॉर्मूला बन जाएगा ना, ये डिस्क हो जाएगा, एक्सिस यानी कि तो ये क्या हो गया, डिस्क हो गया। और डिस्क के केस में क्या था, हाफ mr², तो यहां भी क्या जाएगा, हाफ mr², राइट। अब नेक्स्ट मुझे बताना है आपको हॉलो सिलिंड्रिकल रॉड। अब बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, अब स्फीयर में आप क्या कर सकते हैं, पूरा स्फीयर है, उसमें आप रॉड डाल दोगे, यदि सेंटर से पास हो रही है तो क्या कहलाएगी, अबाउट डायमीटर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है 2/5 mr²। लेकिन इसी का यदि आप निकालते हो अबाउट टेंजेंट, यहाँ पर स्फीयर में आप सरफेस पर एक रॉड को वेल्ड कर दो, उसके अबाउट यदि रोटेट करते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 7/5 mr²। यदि इसी को सॉलिड की जगह पर हॉलो स्फीयर हो, फुटबॉल, तो यदि उसको आप इसके अबाउट रॉड ऐसी आर पार लगाकर फिर रोटेट करते हो अबाउट डायमीटर, तो 2/3 mr²। लेकिन यहां पर रॉड लगा के टेंजेंट करके रोटेट करोगे यदि, तो 5/3 mr²। अब हॉलो सिलिंड्रिकल रॉड है, तो उस कंडीशन में I y इज इक्वल टू m इंटू l²/12 प्लस r²/2। m मास, l लेंथ और r रेडियस।
और आई एक्सेस रिंग का केस बन जाएगा तो एम आर स्क्वायर। तो ठीक है बच्चों, ये रोटेशनल मोशन जो है वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। अब मैं वैसे तो एक बार रिवीजन करवा चुका हूँ, अब ठीक है अपन नेक्स्ट देखते हैं फिर, है ना।